नेपाल की आवाम यूथ जेन जी के नाम से एक ट्रेंड सेट करते हुए सड़कों पर आ चुकी है और नेपाल की सड़कों पर इस वक्त इश्तियाल अंगेजी जारी है। और खबर यह भी है कि नेपाल के वजीर आजम हेलीकॉप्टर से कहीं चले गए हैं। इसके अलावा नेपाल की आवाम इतनी ज्यादा भड़की हुई क्यों हुई है, इसके हवाले से हम जानेंगे अब्दुल्ला खान साहब, जो कि इस वक्त नेपाल में ही मौजूद है, काठमांडू में है। तो इनसे पूछते हैं। अब्दुल्ला खान, वेलकम। आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहेंगे और पूछेंगे आप सेफ हैं, वहां पे क्या हालात हैं? भट्ट साहब, थैंक यू सो मच कि मैं सर नेपाल यहाँ काठमांडू में हूँ, जो नेपाल का कैपिटल है। और यहाँ से तमाम तर जो हुकूमती फ़राइज़ जो हैं सर अंजाम दिए जाते हैं नेपाल के अंदर। तो हुआ सर कुछ ये है कि नेपाल की जो यूथ है, जो जेंजी यूथ है, उन्होंने पिछले चंद हफ्तों से एक ट्रेंड सेट किया हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका नाम था नेपो किड्स। यानी हैशटैग नेपो किड्स के नाम से एक ट्रेंड चल रहा था, जिसके अंदर उन्होंने जितने भी सरकारी दफ्तर के जो होल्डर्स हैं, यानी जिस तरह मैं एक कह लें कि कोई कमिश्नर है, कोई मिनिस्टर है, या कोई भी एमपी है, एमएनए है, उनके बच्चों की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लगाई और दिखाया कि ये जो है ये बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स के जूते, कपड़े, घड़ियां इस्तेमाल करते हैं। तो एक सरकारी दफ्तर होल्ड करने वाला बंदा जो 17वें ग्रेड का है, उसकी कितनी तनख्वाह होती है कि उसके बच्चे जो हैं 7-7, 10-10 लाख के जो सामान है वो खरीद सकें और फिर यूरोप के ट्रिप लगा सकें। इसका मतलब ये है कि करप्शन हो रही है और हमारी टैक्स की जो मनी है वो ये बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, जो नेपो किड्स हैं। यानी अगर आप उनकी प्रोफाइल देखें तो वो कर कुछ नहीं रहे, लेकिन अगर आप उनकी अयाशियां देखें तो वो आसमान पर हैं। और जो आम नेपाली बच्चा है उसके पास इस तरह के वसाइल तक नहीं है जो वो चीजें आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब नेपो किड के नाम से सर ये एक ट्रेंड चला, तो हुकूमत जो है वो हरकत में आई और हुकूमत ने कहा जी ये हमारे ऊपर जो है इल्जाम लगाया जा रहा है, तो हम इनको मुस्तरद करते हैं। लेकिन ये मूवमेंट जो है वो जोर पकड़ती जा रही थी। तो फिर हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने ये प्ली ली कि जितने भी यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके मेन दफ्तर यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिनको हम अपनी दरख्वास्त दे सकें कि ये जी साइबर क्राइम हो रहा है। सो लिहाजा हम नेपाल से तमाम तर सोशल मीडिया जो है उसको बैन करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम तर सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं वो बंद हो गए हैं, जिनके अंदर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, तमाम तर, तो फिर जितने भी जेंजी थे जिन्होंने कहा कि हम पीसफुल एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च कर रहे थे करप्शन के अगेंस्ट, बेरोजगारी के अगेंस्ट। क्योंकि आप देखें वर्ल्ड बैंक के थ्रू 2024 में सर जो 15 से लेके 24 साल की एज तक के नौजवान हैं नेपाल के अंदर, उनकी बेरोजगारी में 20% शरह का जो इजाफा हुआ है। तो हुआ सर इस तरह कि उन्होंने कहा कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो नेपो किड्स जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर ये एक मूवमेंट चली। तो जब ये मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकी हुकूमत, तो उसने फिर क्या किया कि सोशल प्लेटफॉर्म जो है उनको बैन कर दिया। तो फिर जो जेंजी किड्स थे उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी पीसफुल जो वॉइस है उसको भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम ये अपना एहतजाज सड़कों पर रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा। तो फिर जो उन्होंने उन्होंने सर एक कॉल दी फिर, जिसके नाम से उन्होंने अपनी एक प्रोटेस्ट लॉन्च की कि जेंजी प्रोटेस्टिंग। और तमाम तर फिर बच्चे सोशल मीडिया बंद होने की वजह से सड़कों पर आ गए। तो हुकूमत ने सोचा कि ये जो है सारे छोटी उम्र के बच्चे हैं, इनको कोई लीड करने वाला नहीं, तो हम इनको डरा धमका लेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा उनको शेलिंग करके डराने की कोशिश की। जब वो नहीं डरे तो फिर इवन स्ट्रेट फायरिंग की गई। तो मंडे तक सर तकरीबन 19 लोग जो हैं वो जाँ भाग हो चुके थे, जिनमें यूथ थी। तो जिसकी वजह से मंडे की शाम तक तमाम तर सोशल मीडिया ऑन तो हो गया गवर्नमेंट के ऊपर जब प्रेशर आया, लेकिन गलती गवर्नमेंट से ये हुई कि तकरीबन 19 बच्चे जैसे ही जाँ बाग हुए, तो फिर ये प्रोटेस्ट जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हुकूमत के। तो फिर ये पूरे नेपाल में फैल गई। पहले ये चंद बड़े बड़े शहरों में थी, जिस तरह काठमांडू है, पोखरा है और 2-4 बड़े बड़े शहर थे, लेकिन ये पूरे नेपाल में फैल गई। और जैसे ही नेपाल में फैली, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 21 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन दर्जनों, सैकड़ों बल्कि जख्मी हैं। और कुछ लोग जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मिसिंग भी हैं, उनका समझ नहीं आ रही वो किधर हैं। यहाँ तो वो बेहोश होके कहीं गिरे तो उनको कोई उठा नहीं सका, कुछ इस तरह की भी है। तो सर हुआ ये कि जब ये प्रेशर फिर बढ़ गया, तो नेपाल गवर्नमेंट को फिर स्टेप डाउन करना पड़ा। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, जो जिनका नाम ओली है, वो यहाँ से
स्टेप डाउन किया और कहा जा रहा था कि ये फ्लाई करके इंडिया चले गए हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि ये दुबई में चले गए हैं। अब तीसरी खबर ये आ रही है कि उनको किसी भी जगह का वीजा नहीं मिल सका, तो वो यहाँ पर ही हैं कहीं नेपाल में, लेकिन छुपे हुए हैं। तो सर जो जेंजी हैं वो कामयाब तो हो गए। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया यूथ की पावर को। एक छोटी सी मूवमेंट जो देखें इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई कि वो गवर्नमेंट गिराने में कामयाब हो गए। ये ठीक इसी तरह आप देखें जिस तरह हाल ही में बांग्लादेश में हुआ सर भट्ट साहब, कि वहां पर एक छोटी सी मूवमेंट चली थी कोटा सिस्टम के खिलाफ, लेकिन वो इतनी बड़ी हो गई कि वो तकरीबन महीनों चली और उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट को स्टेप डाउन करना पड़ा। शेख हसीना जो पिछले 17 साल से इक्तदार में थी, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। इसी तरह सर यहाँ पर भी जेंजी को अंडर एस्टिमेट किया गया और उन्होंने सोचा कि शायद यूथ जो है उनको हम डरा लेंगे, लेकिन यूथ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई और यूनाइटेड होकर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि गवर्नमेंट को स्टेप डाउन करना पड़ा। इवन यहाँ पर सर जो सरकारी इमारतें हैं उनको जलाया गया फिर, और जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर्स थे जो जो हाथ आया यूथ ने उनको मारा। फिर जिस डीएसपी ने ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, उसको बकायदा इतना मारा गया कि वो जाँ भाग हो गया। और यहाँ पर जो सरकारी ओहदेदारान थे उनमें भी हलाकतें हुई हैं, क्योंकि वो हत्थे चढ़ गए यूथ के। तो जाहिर है जब फिर एक इस यूथ के अंदर आप कहते हैं एक तो ब्लड हाई होता है, तो फिर उनको कोई लीड करने वाला नहीं था। तो जो वो कर सकते थे अपना एजेंडा मनवाने के लिए उन्होंने किया। काफी ज्यादा सरकारी इमारतें जो हैं वो जला दी गई। इवन पीएम हाउस के ऊपर दावा बोल दिया गया। तो हम जो टूरिस्ट थे या जो इंटरनेशनल लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिनमें मैं काफी टूरिस्ट से मिला यहाँ पर, उनको मैं देख रहा था, उनमें काफी खौफो हिरासत फैला हुआ था। और मैं तो एक जर्नलिस्ट था, तो मैंने इवन अपनी एम्बेसी से कोशिश की कि मुझे रिपोर्टिंग की इजाजत दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से आप रिपोर्टिंग ना करें, आप अभी होटल में ही स्टे करें। तो हम सर तकरीबन फिर पिछले 2 दिन से अपने होटल्स में ही हैं, लेकिन मैं अपने रूफटॉप से देख रहा था कि दूर दूर इमारतों को आग लगी हुई थी और हेलीकॉप्टर जो था वो इवैक्यूएट कर रहा था लोगों को मुख्तलिफ बिल्डिंग्स से। तो अभी तक काफी जो मिनिस्टर्स हैं उनको यूथ की जानिब से काफी ज्यादा तशद्दुद का सामना करना पड़ा। उनके घरों को जला दिया गया, निजी रहायशगाहें जो हैं वो जला दी गई। लेकिन यूथ जो है बहरहाल कामयाब हो गई गवर्नमेंट को गिराने में, और तमाम तर जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो बहाल हो गए। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने सर स्टेप डाउन किया, तो जो यूथ है वो गलियों में आ गई, नेपाली झंडे पकड़े उन्होंने और वो हूटिंग करते हुए जा रहे थे। हमें ये लगा कि शायद हालात जो है ना अब मामूल के मुताबिक आ जाएंगे। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, नेपाल इंटरनेशनल जो यहाँ पर काठमांडू में एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया, ताकि कोई भी सियासतदान, कोई भी बड़ा आदमी यहाँ से एग्जिट ना ले सके, सेफ एग्जिट जिसको कह सकते हैं आप। तो वो बंद कर दिया गया। अभी बहरहाल एयरपोर्ट ओपन हो चुका है, लेकिन जो मार्केट्स है वो बंद है अभी भी, क्योंकि यहाँ फिर फौज ने चार्ज संभाल लिया ताकि मजीद कोई जानी और माली नुकसान ना हो सके। यूथ की जो मेन डिमांड थी कि सोशल नेटवर्क्स जो है उनको ऑन कर दिया जाए और फिर उसके बाद जो थी गवर्नमेंट वो स्टेप डाउन करे, तो ये हो गया स्टेप डाउन साहब। फिर इसके बाद फौज आ गई ताकि जो मेंटेनेंस रह सके, कोई प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़ सके। लेकिन फिर इन्होंने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तो मैं सर जहां पर रह रहा हूँ ये है मेन हब टूरिस्ट का थामिल। तो ये भी अभी तमाम तर मार्केट बंद है। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो वैसे ही इर्द गिर्द रोमिंग कर रहे हैं, लेकिन ये है कि दुकानें ओपन नहीं है। और उम्मीद है कि 1-2 दिन तक जो हालात हैं वो मजीद साजगार हो जाएंगे और जो एक्टिंग गवर्नमेंट है वो अपना चार्ज संभाल लेगी और तमाम तर सरकारी दफातर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो रूटीन के मुताबिक मामला आ जाएंगे। तो फिर जो एक्टिंग गवर्नमेंट है सर वो जैसे ही आएगी अपना चार्ज संभालेगी, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। बहरहाल सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है, यहाँ के जो यूथ लीडर्स थे वो जेल के अंदर थे, जो एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो यूथ ने फिर क्या किया, जो जेंजी मूवमेंट थी, फिर एक और मूवमेंट थी, 3-4 मूवमेंट्स मिलकर इकट्ठी हो गई। तो उन्होंने सर फिर अपने जो लीडर थे उनको जेल से भी निकाल लिया है। और अभी तक जो 2 जिनको कहा जा रहा है बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन वो यूथ की आवाज भी थे। लेकिन अभी जो यूथ मोमेंटम था उसको कोई लीड करने वाला नहीं था।
अभी यूथ खुद ही अपनी मर्जी के मुताबिक जो उनको समझ आ रही थी वो कर रही थी। बहरहाल सर, यूथ जो है वो कामयाब हो गई है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ जो है वो आवाज उठा रहे थे पीसफुल, और पीसफुल से फिर ये मोमेंटम बना, और मोमेंटम से सर आप देखिए ये गवर्नमेंट नीचे गिर गई है। प्रोटेस्टर्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं वो लूट मार तो नहीं कर रहे? ऐसे मौके पर लूट मार भी होती है दुकानों में, घरों में, जब प्रोटेस्ट करने निकलते हैं मॉब अटैक होता है। दूसरा, खाने पीने की जो अशिया है, आप बता रहे मार्केटें बंद हैं, तो क्या खाने पीने की अशिया के हवाले से भी किल्लत आ गई है? आप लोग कहाँ से खाना पीना पूरा कर रहे हैं? घरों में स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है या क्या कर रहे हैं? भट्ट साहब, जो लूटमार के मामलात हैं, वो तो सर अभी कोई इस तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आई कि किसी ने रिपोर्ट किया हो, लेकिन आप जानते हैं कि अच्छे और बुरे अनासर हर जगह पर होते हैं। कहीं पर कोई माल पड़ा हो तो हाथ साफ करने में कोई ना कोई आगे आ ही जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेपाली लोगों के अंदर इस तरह का ट्रेंड कम है, यानी ईमानदार लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, यानी लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है ये, जितना मैंने अभी तक इनको समझा या एक्सप्लोर किया है। और बाकी सर जो खाने पीने के हवाले से चीजें हैं, हमें प्रॉब्लम तो जरूर आ रही है, क्योंकि हम खाने पीने से जो चीज हम मार्केट से खाते पीते थे वो बंद हो गई है। तो अब हम सिर्फ होटल के अंदर जो मेस का खाना होता है, यानी जो हमें होटल प्रोवाइड करता है खाना, वो ही हम खा रहे हैं, लेकिन मार्केट्स बंद हैं। उम्मीद है कि सर 1-2 दिन तक सिचुएशन जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगी और मार्केट्स ओपन हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि करप्शन के खिलाफ निकली अवाम नेपाल में जो प्रोटेस्ट कर रही है, उसका ताल्लुक क्या किसी सियासी जमात से भी है? क्योंकि आप बता रहे हैं उन्होंने जेल से अपने 2 लीडर भी छुड़वाए हैं। बट साहब, नो डाउट इस तरह होता है, यानी जैसे ही मूवमेंट शुरू होती है तो फिर कोई ना कोई उनको हमदर्दी देने के लिए, उनको गाइडलाइन देने के लिए सियासी जो पार्टी होती है वो मैदान में कूद जाती है। एट द एंड सर होगा ऐसा ही कि ये जो जेनजी है, इनको तो इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है, इतना शऊर नहीं है कि वो गवर्नमेंट चला सकें। सो इनको कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए ही जो बेस्ट हो, आप कह लें कि सब में से विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता हो। आप देखें बांग्लादेश के अंदर भी जब मूवमेंट खड़ी हुई, जो मूवमेंट कामयाब हो गई, तो उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो उनको लीड कर सके। तो फिर जो उनके पास जो पुरानी पार्टी थी उसी के साथ उनको रिलाय करना पड़ा, और जो फेवरेट भी था। अभी जो जिनको उन्होंने जेल से निकाला है, एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो यूथ की आवाज है और यूथ उनको पसंद करती थी। लेकिन कहा जाता था कि ये जो है ना, करप्शन की वजह से और चीटिंग की वजह से उनको जीतने नहीं दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया करप्शन चार्जेस की वजह से, और इस तरह तो दूसरी जो पावर है या जो दूसरी गवर्नमेंट बन गई। तो अब जेनजी जो है उन्होंने उनको वापस बाहर निकाल लिया है, तो वो डेफिनेटली उन्हीं को अपना लीडर मानेंगे। तो सर डेफिनेटली उन्हीं की पार्टी जो है उनको फिर पुष्ट पनाही देगी, तो ये होगा डेफिनेटली। अच्छा, ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है जेन जी के नाम से, तो जेन जी जो है यूथ होती है, आई थिंक जनरेशन जी, तो ये 25 से 30 साल के राउंड अबाउट लोग हैं या बुजुर्ग भी हैं इस प्रोटेस्ट में? सर मोस्टली तो आप देखें वीडियोस के अंदर भी आप देखेंगे कि 80% यूथ ही थी जो जिनको गोलियां लगी, जो मारे गए, इवन जो सड़कों पर जिन्होंने प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे, मोस्टली यूथ थी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि वहाँ पे जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके बारे से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये सबसे पहले जो लोग बाहर निकले थे वो आईटी प्रोफेशनल्स थे, क्योंकि जो आईटी का काम करते हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर हुए थे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 14 साल से लेके 25-30 साल तक, तो आईटी प्रोफेशनल्स बनने के लिए डिग्री तो चाहिए नहीं, स्किल चाहिए होते हैं। तो क्या पहले आईटी प्रोफेशनल्स ही निकले थे सड़कों पे? बट साहब बेसिकली जैसे ही सोशल मीडिया बंद हुआ ना सर, तो फिर हर बंदा उससे इफेक्ट हुआ। इवन हम अपनी जर्नलिज्म उसके बगैर नहीं कर सकते, हमें आप एक दूसरे से कनेक्ट होना है तो हमें इंटरनेट चाहिए, हमें सोशल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो आईटी के लोग नो डाउट सर काम कर रहे थे, लेकिन आप देखें ट्रेंड जो है वो यूथ ने चलाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर फर्ज करें जिस तरह हम देखें हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, जहां से आपने डिग्री की, मैंने डिग्री की, कुछ खास तरह के प्लेटफॉर्म्स बंद होते हैं। यानी मेरी जो इंटरनेट सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती थी या कंप्यूटर लैब्स, वहां पर फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह की चीजें नहीं चलती थी। लेकिन आप वैसे दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स चला सकते थे, ब्राउजिंग कर सकते थे, आप जीमेल चला सकते थे, आप वही ट्रांसफर चला सकते थे, इस तरह की चीजें। इस वक्त क्या स्टेटस है? ये जो मूवमेंट चला रही है जेन सी, ये प्रोटेस्ट करने आती है, इसमें ब्रेक भी क्या लेते हैं? ये सड़कों पे कैंप लगा लिए हैं, डेरे डाल दिए हैं, अपने घरों में नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं? चले जाते हैं वापस? कुछ टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी उनको,
और जो मेजॉरिटी में जो काम चल रहा था वो रात के टाइम जो या दिन के टाइम जो मामला चल रहे थे वो चलते जा रहे थे। शाम को अगर कूल डाउन हो रहा है तो उसमें लोग जो है वो साइडों पर भी चले गए। जो मकसद था जेन ज़ी का कि इस हुकूमत को हटाओ, हट गई हुकूमत, तब खत्म हो गया प्रोटेस्ट। जी जी सर। कौन है? बट साहब गवर्नमेंट स्टेप डाउन कर गई और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यही बात चल रही है कि वो कहाँ चले गए हैं। इंडिया में गए हैं, दुबई में गए हैं, या फिर नेपाल के अंदर ही छुपे हुए हैं कहीं। क्योंकि 3-4 बातें जो है वो मंजरे आम पर आ रही हैं। अभी होगा ये सर कि एक्टिंग गवर्नमेंट आएगी, कैपिटल है, उसके इर्द गिर्द फौज खड़ी है और यहाँ बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, तमाम तर बसेस बंद हैं, तमाम तर जो चीजें वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो भी बंद थी। अभी माइट भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी ओपन हो गई हैं। हुकूमत जो है वो खत्म हो चुकी है सर। अभी नई हुकूमत आएगी, 1-2 दिन में फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अपना आप भी ख्याल रखें और अपने आप को महफूज रखें।